द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 551 उपहार लौटाया गया। आइटम प्राप्त किया, चैंपियंस की तलवार। आर्टिफैक्ट ग्रेड आइटम। ब्लेड सुंदर थी, एक हल्के माइथ्रिल नीले रंग की चमक और शक्ति लीक करने वाले रूनों से ढकी हुई थी, लेकिन ये खोखली लग रही थी, आत्मा ऊर्जा से पूरी तरह से खाली थी। लीफा ने सम्राट से बचने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी, लेकिन वह भागने में सफल नहीं हुई थी और उसकी आभा वापस अधिपति रैंक पर आ गई। सम्राट को विश्वास था कि वह अब उसके लिए कोई खतरा नहीं होगी। हैंक बेफिक्र लग रहा था क्योंकि उसने उसे वापस उसके पैरों पर खड़ा कर दिया था, जबकि वह घास में बैठकर अपनी सांसें थाम रहा था और अपने पुनर्जनन को अपने शरीर के खोए हुए हिस्सों को फिर से विकसित करने दे रहा था। ओह, ये व्यापारी काल और उसके मौज मस्ती करने वालों का समूह है। आपको फिर से देखकर अच्छा लगा। उसने उनका अभिवादन किया। आपको भी देखकर खुशी हुई, काउंसिल वुमन। क्या आप दोनों में से किसी को उपचार की आवश्यकता है? हमारे पादरियों को ठीक होने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम मदद कर सकते हैं। उसने हाथ हिलाकर टाल दिया। तब तक हम ठीक हो जाएंगे। क्या आपने हाल ही में ओरेकल को देखा है? वह उस खेत में है जहां हम पहले थे। लीफा ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया। वह कहाँ था? काल ने सही दिशा में इशारा किया। उस तरफ लगभग आधे घंटे की जॉगिंग। आप उन्हें आत्मा दृष्टि से आसानी से पा लेंगे, उनके साथ कई रॉयल रैंक मिनोटोर हैं। आप आत्मा दृष्टि के बारे में जानते हैं। इससे जीवन आसान हो जाता है। हमें एक दिन उनसे मिलने के लिए समय निकालना चाहिए। सम्राट काल को घूर रहा था, जो हैंड के अजीब व्यवहार से चकित था। उसे वह याद था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी अल्पकालिक स्मृति खो दी है, या शायद वह जादू के प्रभाव में थी। जरूर, मुझे यकीन है कि आपके पास बताने के लिए ज्ञान का खजाना है। काल ने सहजता से सहमति जताई। वह इस देश की नेताओं में से एक थी, और जब वह कुछ मिनट पहले ही सम्राट के साथ खुलेआम लड़ रही थी, तो कोई भी देख सकता था कि उन्होंने अपना मुद्दा सुलझा लिया है। सम्राट ने बच्चों से भरी कपड़े की गाड़ी को देखा। क्या स्थानांतरण का कोई विशेष कारण है? उसने नाजुक ढंग से पूछा। हाल ही में हुई घटनाओं से हुए नुकसान ने उन्हें बेघर कर दिया है। हम उन्हें ऐसे समूह में लाने जा रहे थे जो उनकी रक्षा कर सके। काल ने सहजता से कंधे उचकाते हुए उत्तर दिया। अब ये बहुत दूर हो सकता है क्योंकि 2 टोटेम रैंक राक्षसों ने आधे ग्रामीण इलाके को समतल कर दिया था, लेकिन अंततः वे सभी को छोड़ने के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढ लेंगे। मैं उन्हें अपने साथ लाऊंगा। एक बार जब हम ओरेकल को वापस पा लेंगे तो मैं सभी को किले में ले आऊंगा। सम्राट ने जोर दिया। वे उस स्थान पर ठीक हो सकते हैं जहां ओरेकल इंतजार कर रहा है। वहां के रक्षक, जो कुछ भी बचा है, उससे निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। सम्राट ने सिर हिलाया। अगर वे सेना द्वारा बिना किसी अतिरिक्त नुकसान के क्षेत्र को खाली करने तक टिके रहने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, तो मुझे उन्हें खिलाने के लिए कुछ और मुंह देने में सक्षम होना चाहिए। काल मुस्कुराया। हमने उन्हें 100 से अधिक सुअरों को साफ करके और कसाई के लिए तैयार करके छोड़ दिया। वे पूरे दिन उस काम में लगे रहेंगे और फिर सदियों तक नमक और धूम्रपान करेंगे। जो खेत हम बचा सकते हैं, वे बहुत अधिक पूरक चारा नहीं होंगे, लेकिन उनके आने के बाद से उन्हें कोई हताहत नहीं हुआ है। सम्राट चौंक गया। आप और स्थानीय किसानों ने एक ऐसे स्थान पर कब्जा कर लिया जहां कोई हताहत नहीं हुआ। कितने लोग हैं? काल ने जल्दी से दिमाग में हिसाब लगाया। पहले हमले के बाद सुबह रॉयल रैंक के किसानों ने अपने पड़ोसियों को बुलाया, तब से लगभग 20 असली लड़ाके हैं, साथ ही बच्चे और कुछ अपंग हैं जिन्हें हमारे पादरी पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता कि आपके इलाके में कोई पादरी है या नहीं, लेकिन अगर आप किसी दूसरे ड्रैगन पादरी को उनके पास बुला सकते हैं तो इससे उनकी ज़्यादातर समस्याएं हल हो जाएंगी। इन लोगों ने हमारे समूह के साथ रहने की शपथ ली है, और मुझे लगता है कि आप भी ऐसी ही शपथ ले रहे हैं। काल ने सिर हिलाया। हाँ, अपने लोगों में से किसी को भी नहीं छोड़ना है या उनके बिना नहीं जाना है। सम्राट ने सिर हिलाया, फिर वैगन की ओर मुड़ा जहां टेसा थोर को होने से मुक्त करने का काम कर रही थी। ये सब रॉयल रैंक स्पाइडर सिल्क था, इसलिए वह बिना किसी कौशल का उपयोग किए इसे काट नहीं सकती थी। सम्राट ने विनम्रता से उसे सिर हिलाया क्योंकि टेसा ने हिचकिचाते हुए थोर को वैगन से दूर जाने के लिए कहा। उसने अभी अभी इसे प्राप्त किया था और वह अपने नए वैगन को जाने देने के लिए अनिच्छुक था, खासकर जब ये छोटे जीवों से भरा था जो रुकने पर उसके तराजू को रगड़ सकते थे। लीफा, चलो, अपने नए दोस्तों को अलविदा कहो। सम्राट ने मांग की। जब उसे हैंग से बात करनी थी तो वह अपनी सीमा रेखा पर क्रोधित अवस्था में लौट आया। लीफा ने सभी को हाथ हिलाया, लेकिन काल के पास से गुजरने तक कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है कि मुझे एक दिन फिर से तुमसे मिलना चाहिए। मैं तुम्हें तब देखूंगी जब मुझे याद आएगा कि क्यों, उसने फुसफुसाते हुए कहा, इतनी धीमी आवाज में कि उसकी संवेदनशील सुनने की शक्ति भी उसे समझ नहीं पाए। फिर वह चली गई, एक पोर्टल से होते हुए जो उस खेत की ओर जाता था जहां काल आज सुबह गया था। उसे एहसास नहीं हुआ था कि वह गायब होने के बजाय बस एक पोर्टल खोल सकती है। ये काफी कौशल सेट था, और यह एक चमत्कार था कि सम्राट उसे पहले स्थान पर पकड़ने में कामयाब रहा।
लेकिन शायद इसमें कुछ सीमाएं थीं, या वह उनके बंधन को तोड़ने के बाद ऐसा नहीं कर सकती थी। सम्राट ने वैगन के लिए खींचने वाले हॉनेस को पकड़ लिया और बिना पीछे देखे उसका पीछा किया। काल और उसकी टीम को विनाश के क्षेत्र के बीच में अकेला छोड़ दिया। दृष्टि में कोई भी बरकरार संरचना नहीं थी, यहाँ तक कि छोटे पत्थर के शेड भी टोटेम की लड़ाई से बरकरार नहीं थे। डाना ने आकाश में कदम रखने के लिए अपने आंदोलन कौशल को सक्रिय किया, फिर ऊपर चढ़ते समय एक धीमी गति से चक्कर लगाया। केवल आधे मिनट के बाद वह जमीन पर लौट आए और अपना सिर हिलाया। अगर हमारे आसपास कोई और जीवित व्यक्ति था तो अब और नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया है। आक्रमणकारी, इमारतें, फसलें, जमीन के ऊपर बचे हुए लोग, सब कुछ, उसने समझाया। मुझे लगता है कि हर किसी को स्पष्टीकरण की ज़रूरत है। मैंने लड़ाई के दौरान उससे बात करते हुए जाना कि मिस लीफा एक जादू के जरिए सम्राट से बंधी हुई है, लेकिन जब वह टोटेम रैंक में घुसी तो वह बंधन से बच निकली और भाग गई। हमने अभी जो देखा वह ये था कि उसने उसे फिर से पकड़ लिया। उस क्षमता की बैंगनी जंजीरों ने उसकी कुछ यादों को बंद कर दिया होगा और उसकी शक्तियों को रोक दिया होगा। तो मूल रूप से वह हमारे किले से निकलने के बाद सब कुछ भूल गई। अगर हम उससे फिर से मिलते हैं तो शायद उसे हमारे साथ खेत में लड़ाई याद न हो। हालांकि वह अब वहाँ है और कोई ऐसा कुछ कह सकता है जो उसे याद दिलाने में मदद करे, काल ने समझाया। तो वह अपनी मर्जी से परिषद का हिस्सा नहीं है? टेसा ने पूछा। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकती। ऐसा लगता है कि वह परिषद में अपना समय बिताना पसंद करती है, लेकिन वह निश्चित रूप से सम्राट के साथ अपना बंधन तोड़ना चाहती है और महाद्वीप से भागना चाहती है। आगे क्या? क्या जीवित बचे लोगों के अलावा कोई और कारण था कि हम इस तरफ जा रहे थे? दाना ने पूछा। स्पेलब्लेड्स हमारे उत्तर पूर्व में हैं। मैं हमें सबसे आसान रास्ते से वहां ले जा रहा था। एक बार जब हम उनके साथ फिर से जुड़ जाते हैं तो हम देश से बाहर निकल सकते हैं। हमारे पास उन्हें देने के लिए और भी जानकारी है और उनके पास उस जानकारी को वापस प्रभारी लोगों तक पहुंचाने का कोई तरीका होना चाहिए। अध्याय 552 मित्र ढूंढना। टेसा ने स्थिति को देखा, फिर आह भरी और थोर के सिर को सहलाया। अच्छी बात यह है कि भले ही हमने अनाथों को बिना किसी धन्यवाद के पलट दिया हो, लेकिन अब हम फिर से अच्छी गति से आगे बढ़ सकते हैं। काल मुस्कुराया और राय ने गोलेम की एक जोड़ी को बुलाया। हाँ, अब हम स्टाइल में सवारी कर सकते हैं। ओफेलिया, क्या आपको लगता है कि आप बिना सैडल के सवारी कर सकती हैं? काल ने पूछा। मुझे लगता है कि हाँ। गोलेम बहुत आसानी से चलते हैं, लेकिन क्या अंगरक्षक थोर के साथ रह सकते हैं? नागा योद्धाओं ने उसे अंगूठा दिखाया, जबकि लामिया जोड़ी ने सिर हिलाया। वे गोलेम या राय को सीधी रेखा में पकड़ने के लिए संघर्ष कर सकते थे, लेकिन वे बहुत तेज थे और थोर केवल एक आकस्मिक जॉगन पर था जिसे वह पूरे दिन बनाए रख सकता था। काल ने गोलेम पर सवार होकर पॉइंट पोजीशन ली, जबकि हॉक ऊपर की ओर उड़ता हुआ जीवित खतरों के लिए क्षेत्र की खोज कर रहा था। क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए उनके द्वारा चुने गए मार्ग में कुछ भी नहीं था, क्योंकि पिछला हमला लगभग ऊपर से ही हुआ था और इससे विशाल सुअरों को ज्यादा मौका नहीं मिला। अगर कोई जीवित था और भूमिगत छिपा हुआ था तो हॉक ने उसे अनदेखा करने का निश्चय किया ताकि वे आज वास्तव में प्रगति कर सकें और सिर्फ बच्चों को पालने और गाड़ियां बनाने के लिए रुकते न रहें। उनमें से किसी भी गतिविधि में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक बार जब उन्हें दाना जादूगरों का समूह मिल गया तो उन्हें निश्चित रूप से कार्रवाई मिल गई। हर बार जब वह उनसे अतीत में मिला था तो किसी न किसी तरह की लड़ाई हुई थी और उनमें से ज्यादातर नई प्रजातियों के साथ थे। यह उनके दिलचस्प स्वभाव का एक अच्छा संकेत होना चाहिए था। इसलिए वह विनाश के किनारे पर उड़ गया और जीवित साइक्लोप्स और सुअर टीमों की तलाश की। जब बाकी टीम पहुंची तो वे मर चुके थे, और वे सिर्फ इसलिए नहीं रुके क्योंकि हॉक ने उनमें से कुछ को मार दिया था। काल उसकी साजिश सुन सकता था, लेकिन यह उससे बहुत अलग नहीं था जो उसने वैसे भी आदेश दिया होता। सामान्य जॉगन गति से भी उन्हें प्रभावित क्षेत्र से बाहर निकलने में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। एक मौका था कि कुछ आक्रमणकारी बिखर गए थे, लेकिन कुछ समूह कोई बड़ी समस्या नहीं होंगे, भले ही हॉक उन्हें पहले न ढूंढ पाए। दाना जादूगर फिर से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वे आज धीमे हैं। मुझे लगता है कि उनके साथ कुछ हुआ है, हॉक ने अपडेट किया। क्या आप बता सकते हैं कि यह क्या है? मुझे लगता है कि उनके सदस्य घायल हो गए हैं। उनके पास अब छिपने का मंत्र नहीं है और उनमें से कुछ को लोगों के बीच कपड़े पर ले जाया जा रहा है। वे कितनी दूर हैं? थोर के दौड़ने पर लगभग 1 घंटा, हॉक ने अनुमान लगाया। क्या आप इसके लिए तैयार हैं, दोस्त? काल ने थोर से पूछा, जिसने जवाब देने के बजाय भागना शुरू कर दिया। चक्कर खाए हुए यात्रियों ने जान की बाजी लगा दी क्योंकि शेरों की लहराती चाल एक तेज गति से दौड़ने में बदल गई। लेकिन काठी इसके लिए बनी थी और गोलेम को साथ रखने में कोई समस्या नहीं थी, जबकि उनके कई पैरों वाले शरीर ने उन्हें बहुत सहज सवारी दी। आधे घंटे के बाद थोर की सहनशक्ति कम हो रही थी और उसकी दौड़ अब दौड़ने और फिर तेज दौड़ने में बदल गई थी, लेकिन स्पेलब्लेड कबीला अब नजर आ रहा था
और उन्हें काल और अन्य लोगों को उतनी ही आसानी से पहचान लेना चाहिए था जितनी आसानी से उसने उन्हें पहचाना था। वे बेहतर दृश्य प्राप्त करने के लिए हर 10 मिनट में स्काउट भी भेज रहे थे, इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था कि उन्हें पता न हो कि काल की टीम अब तक आ रही है। एक बार जब उन्हें एहसास हुआ कि काल उनके पास आ रहा है, तो प्रिंस कॉबिन ने अपने कबीले को आने वाले कुलीनों की ओर वापस मोड़ दिया और उन पादरियों से उपचार का वादा किया जिन्हें वे जानते थे कि वे उनके साथ थे। जब वे मिले तो काल ने गोलेम से नीचे उतरने की जहमत नहीं उठाई, उसने बस दूसरे रॉयल रैंक के कुलीनों को विनम्रता से सिर हिलाया और अपडेट का इंतजार किया। हम तब आश्चर्यचकित रह गए जब लड़ने वाले टोटेम की जोड़ी ऊपर दिखाई दी। हम उनकी लड़ाई के बहुत करीब थे और उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि क्षेत्र में अन्य लोग भी थे। क्या आप जानते हैं कि सम्राट पर हमला करने की हिम्मत किसने की? इसे मिटा दें। क्या मैं आपके पादरियों से अपने लोगों को ठीक करवा सकता हूँ? हमारे पास कुछ गंभीर चोटें हैं जिन्हें हमारे पोषण संभाल नहीं सकते। हम बाकी के बारे में बाद में चर्चा कर सकते हैं। कॉबिन ने शुरू किया। बेशक टेसा, लोट्स, क्या तुम स्पेलब्लेड की देखभाल करोगी? रैमी, अगर तुम चाहो तो तुम भी मदद कर सकती हो। रैमी घायलों पर परीक्षण करने के लिए पोषण से भरा एक बैग लेकर बाहर आए और टेसा ने महत्वाकांक्षी कीमियागर पर हंसने से बचने की पूरी कोशिश की। भले ही उसने उन्हें खराब मिश्रण से जहर दिया हो, फिर भी आसपास अन्य उपचारक थे या रैमी उन्हें ठीक करने के लिए बस एक उपचार मंत्र डाल सकती थी। अधिकांश क्षति आंतरिक थी। टोटेम रैंक युद्ध से विस्फोटों के बाद और गहन उपचार के बिना वे इसे ठीक नहीं कर सकते थे। अधिकांश उपचार औषधियों के लिए इस तरह का उपचार आसान नहीं था, और यह उन कारणों में से एक था जिसके कारण डॉक्टरों ने मूल रूप से रैमी को सुझाव दिया था कि वह हीलिंग स्प्लैश को एक इंजेक्टेबल हीलिंग स्पेल के रूप में उपयोग करने पर काम करें। एक नियमित उपचार मंत्र त्वचा से अंदर की ओर काम करता है। एक औषधि पेट से बाहर की ओर काम करती है और प्रभावी होने में थोड़ा समय लेती है, लेकिन रक्त में इंजेक्ट किए जाने पर एक उपचार मंत्र बहुत अधिक समान रूप से फैल जाएगा। यही वह था जो उसने सबसे पहले सबसे गंभीर रूप से घायल आरोही रैंक स्पेलब्लेड में से एक के साथ करने की कोशिश की। रैमी घायल व्यक्ति के ऊपर झुकी हुई थी जैसे कि उनके दिल की धड़कन सुन रही हो। फिर उसने पीड़ित की बांह को धीरे से काटा और हीलिंग स्प्लैश इंजेक्ट किया। फिर उसने उसे एक नीली औषधि पिलाई और प्रभाव देखने के लिए उसके ऊपर मंडराती रही। अपने लंबे निचले शरीर को आधार के रूप में इस्तेमाल किया ताकि वह सभी सूक्ष्म परिवर्तनों को देखने के लिए पर्याप्त रूप से करीब रह सके। यह उम्मीद से बेहतर काम करता है। हमें किसी को सुई बनाने के लिए बुलाना चाहिए और फिर हम लोगों को उपचार के साथ छुरा मार सकते हैं। रे ने लोगों की उस प्रतिक्रिया पर हंसी जो उस सुई के आकार की होगी जिसे रैमी ने उन्हें पूरी औषधि के साथ इंजेक्ट करने के लिए सोचा था। रे सही है, मुझे लगता है कि इसे इंजेक्शन के इस्तेमाल के लिए केंद्रित होना चाहिए। काल सहमत हुए। यह आसानी से ठीक हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, देखो लोगों को काटने से उपचार कितना अच्छा होता है। मैं एक और को काटने जा रहा हूँ। उसका शरीर एक और घायल स्पेलब्लेड एक कमांडर की ओर बढ़ा जिसे उसने वैम्पायर की तरह गर्दन पर काट लिया। वह आदमी डर से चीख उठा, फिर उसके शरीर पर घाव और चोट के निशान स्पष्ट रूप से फीके पड़ने लगे, काटने के निशान से शुरू होकर। आप उसे ऐसा करने दे रहे हैं क्योंकि यह मज़ेदार है ना? हीलिंग स्प्लैश को इंजेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, प्रिंस कॉबिन ने काल से चुपचाप पूछा। ये वास्तव में इंजेक्शन लगाने पर तेजी से काम करता है, लेकिन हाँ, वह उन्हें इससे डुबो सकती है या उन्हें एक औषधि में निलंबित मंत्र खिला सकती है। स्पेलब्लेड प्रिंस ने अपना सिर हिलाया और काल ने देखा कि रैमी ने एक बुरी तरह से घायल लड़की को उठाया था। समूह में कोई और इतना छोटा नहीं था। ये टैमरिंड होना चाहिए, जो पहले टोरी जादूगरनी थी। चूंकि वह अभी भी आरोही थी, उसने विस्फोट से भारी क्षति उठाई थी और रैमी ने जानवर मंदिर में दिखाया था कि उसे छोटे लोगों को पकड़ने और स्थानांतरित करने का शौक है। ठीक होने के बाद उसके साथ भागना मत, काल ने चेतावनी दी। कोई समस्या नहीं, उसे मेरे काटने और औषधि से ज्यादा उपचार की जरूरत है, इसलिए मैं उसे लोट्स में ले जा रहा हूँ। अध्याय 553 रूटिंग। काल और प्रिंस कॉबिन ने पिछली बार मिलने के बाद से अपने समूहों के साथ हुई हर बात पर चर्चा की और पाया कि स्पेलब्लेड्स के लिए काल के समूह की तुलना में ज्यादा आसान समय नहीं था। इस तथ्य के बावजूद कि वे साइक्लोप स्पॉन में फंस गए थे, स्पेलब्लेड्स को जंगल से बाहर निकलने में बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ा था। सबसे पहले उन्होंने अपने मार्ग पर वापस जाने का विकल्प चुना ताकि वे प्रमुख जनसंख्या केंद्रों से दूर रहें, लेकिन इससे वे एंडेज स्पॉन से केवल कुछ किलोमीटर दूर रह गए, इसलिए उन्हें आधी रात को शिविर बदलना पड़ा। फिर वे खानाबदोश राक्षसों के एक समूह से मिले जो अपने चरागाहों पर अतिक्रमण करने वालों से खुश नहीं थे। इससे एक छोटी सी लड़ाई हुई, लेकिन सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुआ। फिर उन्हें फिर से डाइवर्ट करना पड़ा क्योंकि हर जगह सैनिक थे जो साइक्लोप स्पॉन को रोकने के लिए काम कर रहे थे, और स्पेलब्लेड खुद को स्थानीय के रूप में पेश करने की कोशिश करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि इसे उन्हें सफाई के प्रयास के लिए भर्ती किया जा सकता था।
इसलिए जबकि काल कई दिनों से लड़ रहा था, स्पेलब्लेड लगातार भाग रहे थे और अवरोध को बनाए रखने और पहचान से बचने के लिए मैना खर्च कर रहे थे। प्रिंस कॉबिन ने अपनी कहानी खत्म की और हीलर को काम करते हुए देखने के लिए अपने कर्मचारियों के सहारे झुक गए। अब से आपकी क्या योजना है? क्या आप हमारे साथ यात्रा करने जा रहे हैं या आप अपने विकास में मदद करने के लिए कुछ विशेष खोज रहे हैं? उसने पूछा। मुझे या तो एक पवित्र वस्तु चाहिए या एक अद्वितीय कौशल जो थोर लाइटनिंग सेरों को बढ़ने में मदद करेगा। वह अपनी प्राकृतिक क्षमता की सीमाओं को छू चुका है और उसे अड़चन से बाहर निकलने और अधिक ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए थोड़ी सी उछाल की आवश्यकता है। इसलिए मैं सोच रहा था कि हम वापस जाते समय विटन मंदिर में रुक सकते हैं। यदि महाद्वीप पर कोई ऐसी जगह है जो पवित्र आत्मीयता वाले जानवर को अपनी सीमाओं को पार करने में मदद करेगी तो वह जगह होनी चाहिए। कॉबिन अपनी प्राकृतिक सीमाओं को पार करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता की अवधारणा को अच्छी तरह से समझता था। यह एक बेकार की बात लग सकती है, लेकिन मुझे याद है कि जब एलीट प्रोग्राम पहली बार शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि स्कूल में मेरा दूसरा साल था, न्यूबॉर्न, द डिवाइन बीस्ट्स और माउंटेन जायंट्स के बीच 3 तरफा सीमा के पास एक घटना हुई थी जिसमें एक पवित्र अवशेष शामिल था। इसकी जांच करने के लिए शिक्षकों का एक समूह लगभग 3 सप्ताह तक चला गया था। ये घटना यहाँ से उत्तर पूर्व में डंस्टर के पास हुई थी। खैर, यहाँ से लगभग उत्तर की ओर, लेकिन वह 1000 किलोमीटर दूर जंगल है। यदि आप उस रास्ते से जाते हैं तो आप माउंटेन जायंट सीमा का अनुसरण करते हुए चिप्टनरिज झील तक जा सकते हैं। यह एक सुरक्षित मार्ग से बहुत दूर है और यह आपको न्यूबॉर्न और माउंटेन जायंट्स के बीच की अग्रिम पंक्तियों के कुछ किलोमीटर के भीतर रखेगा, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली माना जाता था। काल ने मानचित्र को देखा और आह भरी। इस क्षेत्र में 4 राष्ट्र थे जो इसके 100 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र पर दावा कर रहे थे और चारों राष्ट्र एक दूसरे के प्रति शत्रुतापूर्ण थे। यह अवसर जितना भी अच्छा लगे, शायद इस समय उस स्थान के आसपास कहीं भी न जाना ही समझदारी है। दिग्गजों के सक्रिय होने और इस तथ्य के कारण कि उनके पास जल्द ही बेहतर हथियार होने वाले हैं, चीजें मुश्किल होने वाली हैं। प्रिंस कॉबिन ने इस अनुस्मारक पर भौहें सिकोड़ीं। यह एक और बात है, मैंने कभी नहीं सुना कि किसी राक्षस के स्पॉन में इतनी स्पष्टता हो कि वह किसी से बात कर सके। युद्ध की रणनीति बनाने और व्यापार कौशल याद रखने की तो बात ही दूर की है। यहाँ तक कि जिन प्रजातियों में सभ्यता का कुछ स्तर होना चाहिए, वे स्पॉन से आने पर कुछ भी बनाने का प्रयास नहीं करती हैं, वे बस विसंगति से पागल हो जाती हैं। लेकिन किसी तरह वह साइक्लोप्स नहीं था। इतना ही नहीं, माउंटेन जायंट्स को पता था कि यह पागल नहीं था और वे इसके लिए आए। मुझे ऐसा लगता है कि साइक्लोप्स फोर्ज मास्टर्स को एक टाइटन भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है जो उनकी रक्षा कर रहा है। यह एकमात्र ऐसी चीज है जो उनके दिमाग को विसंगति से बचाने के लिए समझ में आती है। काल ने आह भरी। और अगर टाइटन भगवान उनकी रक्षा कर रहे हैं तो वे जायंट्स को उनके युद्ध में सहायता करने के लिए भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। इस तरह के लाभ के साथ जायंट्स फिर से उठना शुरू कर सकते हैं और उन राष्ट्रों में नहीं रह सकते हैं जिन्हें उन्होंने स्थापित किया है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उन्हें कुछ मिला। ऑक्स ने उल्लेख किया कि वे मूल ड्रैगन स्केल के टुकड़ों की तलाश कर रहे हैं। माना जाता है कि इसे इस महाद्वीप पर डेमिगॉड के साथ दफनाया गया था जिसने इसे ले लिया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कहाँ है। यही कारण है कि ऑक्स खानाबदोश हैं। वे वास्तव में प्राचीन कब्र के संकेतों के लिए महाद्वीप की खोज करने के लिए एक ग्रिड पैटर्न पर काम कर रहे हैं। प्रिंस कॉबिन का चेहरा पीला पड़ गया। मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि वे क्या खोज रहे हैं। ये बिल्कुल भी कब्र नहीं है, बल्कि एक स्थिर विसंगति है। ये बीस्टिकिन राष्ट्र के दक्षिणी छोर पर है, जंगल के भीतर, और उनके प्राचीन चरण पिरामिड मंदिरों में से एक के भीतर छिपा हुआ है। मैं कुछ साल पहले एक मिशन पर इसके पास आया था और इसकी रिपोर्ट की थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। मेरे पीछे आने वाली टीमों के अनुसार मंदिर में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से एक टाइटन की कब्र देखी और एक डेमिगॉड की शक्ति को महसूस किया। दुर्भाग्य से मैं अंदर नहीं जा सका। विसंगति वहां थी, मुझे पता है कि यह थी, लेकिन जब मैंने अंदर जाने की कोशिश की तो मैं बस एक मृगतृष्णा की तरह पोर्टल से गुजर गया। ये हमारे मार्ग से बहुत दूर नहीं है। हम वापस आते समय फिर से रुक सकते हैं और विसंगति को देखने की कोशिश कर सकते हैं कि वहां क्या हो सकता है। काल मुस्कुराया। आप इस विचार के बारे में उत्साहित नहीं दिखते। कॉबिन ने अपना सिर हिलाया। क्या आप इतने उत्सुक होते अगर आपको पता होता कि एक देवता अपने मकबरे पर किस तरह के जाल बिछा सकता है? काल की मुस्कान फीकी पड़ गई। आपने एक बेहतरीन बात कही है। भले ही हम इसे पा सकें, लेकिन इसमें मौजूद किसी भी खजाने तक पहुंचना एक पूरी तरह से अलग मामला है। हालांकि अगर हम कम से कम ये साबित कर सकें कि विसंगति वहां थी और स्थिर थी, तो हम इसके अस्तित्व के बारे में रिपोर्ट कर पाएंगे। इससे हमें कुछ पुरस्कार मिलेंगे और शायद ब्लू ड्रैगन क्लरिक्स की एक टीम को भी वहां भेजा जाएगा ताकि वे सुविधा की जांच कर सकें। अगर कोई अंदर जाने का रास्ता खोज सकता है तो वे ज्ञान के देवता के क्लरिक्स होंगे। तो क्या ये हमारा मार्ग है? फिर हम सड़कों और कस्बों से बचते हुए पूर्व की ओर जाएंगे ताकि बीस्टिकिन क्षेत्रों में जा सकें।
अगर हम स्किपल के दक्षिण से गुजरते हैं तो हमें मैदानों से होते हुए सीधा रास्ता तय करना चाहिए जब तक कि हम सीमा के पास और जंगल में न पहुंच जाएं। जब तक हम नदी तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये धीमी गति से चलेगा और वहां से मंदिर को ढूंढना काफ़ी आसान है। जब इसे बनाया गया था तब वे इसे छिपाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, ये सिर्फ इतना था कि उन्होंने इसे इतने समय पहले बनाया था कि इसके आसपास की हर चीज़ बदल गई। कॉबिन ने समझाया, मैं दूसरों से बात करूंगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह कोई समस्या है। हम नदी के किनारे झील तक वापस जा सकते हैं ताकि हम जंगल में खो जाने का जोखिम न उठाएं। मुझे नहीं पता कि यह कितना तेज होगा, लेकिन कम से कम हमें पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। काल ने सहमति जताई। ठीक है, जैसे ही मेरे लोग ठीक हो जाएंगे और खाना खाएंगे, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। न्यूबॉर्न साम्राज्य की सीमाओं से बाहर निकलना अभी भी एक लंबी दूरी है और मुझे लगता है कि सम्राट नहीं चाहते कि आप ज़रूरत से ज़्यादा रुकें। यह शायद एक कम आंकलन हो, खासकर अब जब उसे संदेह है कि काल का लीफा के बंधन तोड़ने में कुछ हाथ था। अगर हम उसे फिर से देखते हैं तो मैं उस जादू को पूरी तरह से रद्द कर दूंगा। कैरा सहमत हो गई। अध्याय 554 और वह उद्धार करेगा। घावों को ठीक होने में ज़्यादा समय नहीं लगने वाला था क्योंकि कोई अंग या अंग गायब नहीं था। विस्फोट से भारी आंतरिक क्षति हुई थी, लेकिन पादरी के लिए ये ठीक होने वाली क्षति के आसान रूपों में से एक था जो साधारण कटों के ठीक बाद था। टूटी हुई हड्डियों को भी ठीक करना नर्म ऊतकों की क्षति से ज़्यादा कठिन था। टेसा और लोट्स ने पहले ही सभी को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था, हालांकि कुछ अभी भी कमज़ोर और थके हुए थे क्योंकि उपचार में मरम्मत करने के लिए आपकी अपनी कुछ ऊर्जा खर्च होती थी। वे खतरे से दूर जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, इसलिए उनके पास ज़्यादा समय नहीं था और अब उपचार के साथ उन्हें पूरी तरह से स्वस्थ होने से पहले एक उचित भोजन और थोड़ी झपकी की आवश्यकता थी। वह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी थी और जबकि यह एक साधारण भोजन था जिसमें खाना पकाने की ज़रूरत नहीं थी, ऊर्जा तो ऊर्जा ही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब तक स्पेलब्लेड के लिए कुशलतापूर्वक यात्रा करना संभव न हो जाए तब तक यहाँ से जितना संभव हो सके उतना दूर पहुँचना था। वे घटना की सीमाओं से अपनी दूरी बढ़ाने के लिए उत्तर पूर्व की ओर बढ़ेंगे और फिर वे बीस्टिकन नेशन की सीमा की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। इसमें उन्हें लगभग एक सप्ताह लगने वाला था और उन्हें जंगल में प्रवेश करने से पहले खुले घास के मैदानों से दलदली भूमि के एक बड़े हिस्से को पार करना होगा। यह उनकी प्रगति को और भी धीमा करने वाला था क्योंकि स्पेलब्लेड के पास अलौकिक शक्ति नहीं थी, इसलिए उनकी यात्रा की गति औसत दर्जे की थी, यहाँ तक कि जादुई सहायता के साथ भी। ओफेलिया एक दिन में जितनी दूरी तय कर सकती थी उससे कहीं अधिक दूरी तय कर सकती थी, केवल वेबियर फॉर्म पर निर्भर रहते हुए। सभी लोग खाना खत्म करें और फिर थोड़ा आराम करें। आपके पास 1 घंटा है और फिर हम फिर से निकलेंगे। कॉबिन ने अपनी टीम को चेतावनी दी। हॉक कैंप के बगल में उतरा और भूनने के लिए सुअर के टुकड़े लाए। केवल थोर को हैम का एक अच्छा टुकड़ा पसंद नहीं आया और अपनी इन्वेंट्री में इतना कुछ होने के कारण हॉक नॉट दाना मैजेस के साथ साझा करने के लिए भी तैयार था। तथ्य यह है कि यह क्षेत्र से ताज़ा आया था और उसके भंडार से नहीं, ज़्यादातर अप्रासंगिक था। भोजन करने के लिए सभी अतिरिक्त लोगों के साथ भी एक पूरा सुआ बहुत अधिक भोजन था, लेकिन कॉबिन के अनुसार उनके पास केवल 1 घंटा था, इसलिए उन्होंने मुख्य टुकड़ों को चुनना शुरू कर दिया और उन्हें दोपहर के भोजन के लिए भूनने की तैयारी की। हम इस अतिरिक्त के साथ क्या करेंगे? आपके विपरीत, हम इसे कच्चे रूप में अनिश्चित काल तक संग्रहित नहीं कर सकते। कॉबिन ने आह भरी। या तो इसे यहाँ छोड़ दें या किसी किसान के पास ले जाएं। जितना हम जल्दी से पका सकते हैं उतना ले लें और मैं हॉक से बाकी को किसानों के एक समूह के लिए छोड़ दूंगा। घटना के बाहर के लोगों के पास अभी भी मांस की कमी होगी। हॉक ने मन ही मन इस विचार पर हंसा। किसी के पोर्च पर आधा सुआ फेंकना बहुत मज़ेदार लग रहा था। स्पेलब्लेड ने 5 मीटर लंबी आग जलाई और फिर मांस की पट्टियों को उनके तंबू के लिए बनाए गए विस्तार योग्य पोल पर व्यवस्थित किया। ऊपर से लपेटी गई पतली पट्टियां जल्दी पक गईं और उन्हें पलटना आसान था। फिर उन्हें बस पोल को ठंडा करना था और काम पूरा होने के बाद उसे साफ करना था। अगर उनके पास ज़्यादा समय होता तो वे इसी तरह धूम्रपान करते और सूखा जर्की खाते, लेकिन कोई भी खतरनाक स्थिति के बहुत नज़दीक नहीं रहना चाहता था। भोजन समाप्त होने के बाद जादूगर थोड़ी देर के लिए लेट गए और हॉक सुआ के बचे हुए हिस्से को लेकर उड़ गया ताकि उसे दान करने के लिए उपयुक्त लक्ष्य की तलाश कर सके। वह बादलों में ऊंची उड़ान भर रहा था क्योंकि एक पूर्ण विकसित रॉक या फीनिक्स के पंखों के फैलाव वाले एक ज्वलंत नीले एवियन राक्षस की उपस्थिति स्थानीय लोगों को भयभीत कर सकती थी। उसे पहले तो कई अच्छे लक्ष्य नहीं दिख रहे थे। हालांकि लगभग 10 किलोमीटर उत्तर में एक छोटा लड़का प्रार्थना में हाथ जोड़कर यार्ड में घुटनों के बल बैठा था और उसका दांतेदार ट्रॉली सिर आसमान की ओर था। वह उसे सुन नहीं सकता था, लेकिन वह उसके होठों को दांतों के साथ भी अच्छी तरह से पढ़ सकता था। भगवान, कृपया मेरे परिवार को माफ़ करें और इस अकाल को समाप्त करें। हमें सर्दी से बचने के लिए भोजन और मेरी बहन को स्कूल भेजने के लिए अच्छी फसल दो।
लड़का आसमान से विनती कर रहा था। जैसे ही हॉक ने अपने पंजे छोड़े, सुअर के अवशेष 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फार्म हाउस की ओर भागे और ट्रॉलिश बच्चे के सामने खेत में मकई के पौधों के नवोदित डंठलों में जा गिरे। जब जानवर उसके सिर के ऊपर से उड़ गया तो लड़का सदमे में जम गया। फिर वह खुशी से चिल्लाने लगा और अपने माता पिता को बाहर आने के लिए कहने लगा, क्योंकि वह बाढ़ के दूसरी तरफ जमीन पर गिर गया। जब किसान ये तय करने की कोशिश कर रहे थे कि स्वर्ग से उपहार के रूप में एक विशालकाय सुअर क्यों होगा जिसके पेट से सबसे अच्छे टुकड़े निकाले जा चुके हैं, यह आकाश से आया था, उन्होंने इतना कुछ देखा था, लेकिन विशेष रूप से यह सुअर क्यों? क्या उन्होंने इतना ताज़ा मांस उपहार में पाने के लिए कुछ सही किया था, या क्या उन्होंने देवताओं को नाराज़ करने और उन्हें सबसे अच्छे टुकड़े पहले निकालने के लिए कुछ किया था? क्या यह उतना ही अच्छा था जितना आपने उम्मीद की थी? काल ने खुश पक्षी से पूछा। ये सब और भी बहुत कुछ। आपको उनके चेहरों पर भाव देखने चाहिए, वे बहुत भ्रमित हैं। हॉक ने सहमति जताई। आप इसे फिर से करने जा रहे हैं, है न? जैसे ही मुझे दूसरा सुअर मिल जाए, बंदरों को फेंकना भूल जाओ। लोगों पर खाना फेंकना ज़्यादा मज़ेदार है। मैंने एक किताब में देखा था कि इंसान इसे सज़ा के तौर पर इस्तेमाल करते थे, लेकिन ट्रोल बहुत खुश हैं। रेमी ने हंसी उड़ाई। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने उन्हें खाना फेंका और उन्हें नहीं मारा। सज़ा ये थी कि जब तक वे भाग न सकें तब तक उनके चेहरे पर खाना मारो। ये बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा कि स्टॉकडे काम करते थे, लेकिन वे पूरी तरह से गलत भी नहीं थे। जब तक आप मज़े कर रहे हैं और किसी को चोट नहीं पहुंचा रहे हैं, बस ये सुनिश्चित करें कि आप किसी के यार्ड में एक जीवित सुअर न गिराएं। हो सकता है कि वे लड़ाई के लिए तैयार न हों। काल ने चेतावनी दी। समझ गया। केवल मृत भोजन। अध्याय 555 ऑफ द ह्यूमन। जब सभी लोग आराम कर चुके और तैयार हो गए तो समूह फिर से आगे बढ़ गया, काल की अपेक्षा से धीमी गति से, लेकिन हमले के क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर लगातार आगे बढ़ रहा था। जल्द ही वे क्लिफनल से पूर्व की ओर जाने वाली मुख्य सड़क को पार कर रहे थे, जहां वे मूल रूप से अपना माल बेचने का इरादा रखते थे, लेकिन वे अभी उस सड़क का अनुसरण पूर्व की ओर नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व में उस क्षेत्र में जाती थी जो साइक्लोप्स पॉन से प्रभावित थी। उम्मीद है पिछले कुछ दिनों में उस रास्ते से बहुत अधिक व्यापारी नहीं गए होंगे, लेकिन काल को यकीन था कि कम से कम कुछ दुर्भाग्यपूर्ण समूह खतरे में भटक गए थे। इस बात से अनजान की शहर छोड़ने के बाद से कुछ भी बदल गया था। सड़क रात के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए। हम वैगन की कमी के बावजूद फिर से उचित व्यापारी होने का दिखावा भी कर सकते हैं। क्यों न हम शाम को वहां रुकें और फिर अगर कोई और घटना होती है तो हम लड़ाई के लिए और अधिक सहयोगी जुटा पाएंगे, जिन्हें हम नियमित व्यवसाय की आड़ में सुबह छोड़ सकते हैं। काल ने सुझाव दिया। प्रिंस कॉबिन ने एक पल के लिए इस पर विचार किया और फिर सिर हिलाया। यह मेरे लिए काम करता है। हमारी उपस्थिति से जितना कम संदेह पैदा होगा उतना ही बेहतर होगा। भले ही हमारे पास कोई वैगन न हो, रात में हमसे मिलने वाले अधिकांश समूह सुबह होने तक ये नहीं जान पाएंगे, जिस समय हम कोई बहाना बना सकते हैं। अगर कोई घटना नहीं होती है तो हमें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं होगी, और अगर कोई घटना होती है तो वे हमें पाकर खुश होंगे और हमारी मंशाओं पर बहुत गहराई से विचार करने की संभावना नहीं है। वे अंधेरा होने से 1 घंटे पहले सड़क पर पहुंच गए, जो एक यात्रा समूह के लिए शिविर स्थापित करने के लिए उचित समय था। 10 किलोमीटर के भीतर कोई नहीं, और उनमें से अधिकांश पहले से ही रात के लिए तैयार हो चुके हैं। हॉक ने रिपोर्ट की। ठीक है, आप नीचे आकर आराम कर सकते हैं। राय 1 या 2 घंटे में रात की निगरानी की ड्यूटी संभाल लेंगे। हॉक कैंप के बाहर उतरा और फिर काल पर मुस्कुराया, क्योंकि उसने कई परिवर्तन टोकन में से एक को निकाला था जिसे राय ने किले से चुराया था। अपने प्राकृतिक रूप में वह एक विशाल ज्वलंत पक्षी था जिसके पंख नीले थे, लेकिन जब उसने आग को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया तो तापमान गिरने के साथ ही वह वापस लाल हो गया। लेकिन जब उसने परिवर्तन मंत्र सक्रिय किया तो वह काल की अपेक्षा के अनुसार मनुष्य में नहीं बदला। इसके बजाय वह पंख वाले राक्षसों में से एक प्रतीत हुआ। उसका सिर वैसा ही दिख रहा था, और जबकि उसका शरीर लगभग मानव जैसा था और पंख वाले हाथ थे, फिर भी उसकी पीठ पर हल्के नीले और लाल पंख थे। हाँ, अब मैं इंसान हूँ, हॉक चहका। फिर उसके चेहरे पर सबसे उलझन भरी नजर आई। मंत्र टूट गया है। मुझे लगता है कि तुम्हें मनुष्य की तरह दिखने पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तुम अब भी अपने जैसे दिखते हो, लेकिन तुम्हारा आकार कुछ हद तक मनुष्य जैसा है। काल ने हंसने से बचने की कोशिश करते हुए समझाया। हॉक वापस अपने प्राकृतिक रूप में बदल गया। फिर उसने इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि मनुष्य कैसे दिखते हैं। उसने बहुत से मनुष्यों को बिना कपड़ों के नहीं देखा था, लेकिन कम से कम वह नर और मादा रूपों में अंतर तो समझता था। इसलिए उसने खुद को काल बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। वह उस रूप को बहुत अच्छी तरह से जानता था। ओह, वह संस्करण बहुत बेहतर है। तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारे पंख और पंख हैं, लेकिन तुम निश्चित रूप से अब अधिक मानवीय दिखते हो। काल ने हॉक को बधाई दी क्योंकि परिवर्तन सफल रहा।
उसकी त्वचा हल्की नीली थी और बालों के लिए लाल पंख थे और उसकी पीठ पर बड़े पंख थे, लेकिन अन्यथा हॉक अब मानव जैसा दिखता था। वह मुस्कुराया और कार्ल ने देखा कि उसके पास दांत नहीं थे, लेकिन चमकदार लाल चोंच का किनारा था। इससे खाने में कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन यह एक छोटी सी बात थी। मैं अब कार्ल हूँ, हॉक ने सहमति जताई। उसकी आवाज़ गहरी थी लेकिन संगीतमय थी और कॉबिन हंसे बिना नहीं रह सका। क्या ये पहली बार है जब आपने उस क्षमता का उपयोग किया है? यह एक अविश्वसनीय है। उन्होंने गर्वित थंडरबर्ड को बधाई दी। यह एक टोकन है, देखा, मैंने इसे सम्राट ट्रोल के फैंसी घर से लिया है। बेथॉक किला, कार्ल ने समझाया। ओह, वे मूल्यवान वस्तुएं हैं। उन्होंने तुम्हें उनके साथ जाने दिया? कॉबिन ने पूछा। हॉक और कार्ल दोनों हंसने लगे और स्पेलब्लेड ने अपनी खुशी छिपाने की पूरी कोशिश की क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि क्या हुआ था। ओह, आपने उन्हें बिना किसी को बताए उधार लिया। मैं समझता हूं कि यह कैसा है। उन मंत्रों को आमतौर पर संपत्ति से बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है। हमारे पास स्पेलब्लेड संप्रदाय में भी कुछ हैं ताकि गैर मानव आगंतुक ऐसे रूप धारण कर सके जो हमारी समझ में आने वाली भाषा बोल सकें। कार्ल ने सिर हिलाया। जिसके बारे में बात करते हुए, क्या आपने देखा है कि आप दूसरों की तुलना में ट्रोल और ऑक्स को अधिक आसानी से समझ सकते हैं? मैंने दूसरे दिन देखा कि सिस्टम मेरे दिमाग में ऑकिश और ट्रोल का अनुवाद सामान्य रूप में कर रहा था। मैंने पहले तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गार्ड जांच करने आए तो मुझे लड़ाई रोकनी पड़ी क्योंकि दानव ऑकिश नहीं बोल सकते थे। प्रिंस कॉबिन सदमे में जम गए। आप एबिसल बोलते हैं? क्षमा करें, कॉबिन ने एक अस्पष्ट इशारा किया, ये संकेत देते हुए कि वह ये निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था कि समस्या को कैसे समझाया जाए। न्यूबॉर्न साम्राज्य के राक्षसी रक्षक एबिसल बोलते हैं, कॉमन नहीं। ऑक्स ऑकिश बोलते हैं, ट्रोल्स ट्रोलिश बोलते हैं, और वे केवल मनुष्यों के लाभ के लिए कॉमन बोलते हैं, या जब वे किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं जो कोई अन्य भाषा नहीं बोलता है। अधिकांशतः हर कोई अपनी भाषा बोलता है, लेकिन वे सभी अन्य भाषाएं सीखते हैं ताकि वे एक दूसरे को समझ सकें। कार्ल ने दूसरों को आने का इशारा किया। क्या हमारे आने के बाद आपको लोगों को समझने में कोई समस्या हुई? दाना ने कंधे उचका दिए। डेमन्स और सेटर्स का उच्चारण क्रूर है जिसे समझना मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा वास्तव में नहीं। सरपेंट्स को छोड़कर बाकी सभी कॉमन बहुत अच्छी तरह बोलते हैं। कॉबिन ने अपनी जेब से हाथ डाला और एक पाइप निकाला जिसे उसने अपनी उंगलियों से आग के जादू से जलाया था। तो सिस्टम सरपेंट का अनुवाद नहीं करता है, लेकिन यह आप सभी के लिए बाकी का अनुवाद कर रहा है। क्या बाकी लोग भारी उच्चारण या अपरिचित शब्द सुनते हैं? उसने धूम्रपान करते हुए पूछा। ओफेलिया ने सिर हिलाया। ट्रोल और ऑक्स को समझना आसान है और सेटर्स और मिनोटोस को भी, लेकिन मुझे राक्षसों के उच्चारण को समझने में बहुत परेशानी होती है। वे भारी भरकम स्लैंग का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कुछ घर के पहाड़ी गांव के किसानों की तरह। लोड्स उलझन में दिख रहा था। राक्षस अजीब लग रहे हैं। मुझे लगा कि ऑक्स सभी नशे में लग रहे थे। कमांडर रैंक स्पेलब्लेड में से एक हंसने लगा। सोचने पर पता चलता है कि मैंने एक पूरा साल नई भाषाएं सीखने में लगा दिया, जबकि तुम पांचों को यह भी एहसास नहीं था कि तुम्हें इसकी ज़रूरत हो सकती है। लोड्स ने हंसते हुए कहा। तो तुम मिनोटोर बोलते हो? उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। मिनोटोर कॉमन बोलते हैं, लेकिन सेटर्स नहीं बोलते। वे एबिसल की बोली बोलते हैं। ये तथ्य कि आपने ध्यान ही नहीं दिया, ये सिर्फ एक अनुचित लाभ है। टेसा नोट्स बना रही थी। तो ये सिस्टम के ज़्यादा फंक्शन अनलॉक होने का फ़ायदा है। निजी तौर पर मैं बता सकती हूँ कि उनके शब्दों का अनुवाद कब किया जा रहा है। मेरे दिमाग में इसका एक अलग उच्चारण है जो लहजे से अलग है। कार्ल ने एक पल के लिए इस बारे में सोचा। यह उसके लिए सच नहीं था। हर किसी के बोलने का तरीका अलग था। जब वे सम्राट की तरह गुस्सा होते थे तभी वह उनकी बोली सुन पाता था। शायद अगर वह इस बात पर ज़्यादा ध्यान देता कि वे वास्तव में क्या कह रहे थे तो उसे अनुवाद से ज़्यादा जानकारी मिल सकती थी। आप किसी इंसान के बोलने के तरीके से उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं, इसलिए तार्किक रूप से उसे उसी तरह से दूसरी प्रजातियों के बारे में ज़्यादा बताने में सक्षम होना चाहिए। अध्याय 556 खराब मार्ग विकल्प। काल होने की नवीनता लगभग 10 मिनट तक चली, फिर हॉक अपने स्थान और अपने प्राकृतिक रूप में लौट आया। लोगों से बात करना अतिरंजित था। वे बस उससे उड़ान के बारे में अजीब सवाल पूछते रहे या उसके पंखों को छूना चाहते थे। राय ने मुस्कुराते हुए कहा कि हॉक सुरक्षित स्थान पर वापस चला गया। देखिए, यहाँ छाया में रहना वहाँ रहने से कहीं बेहतर है जहाँ लोग आपको परेशान कर सकते हैं। हम सभी थोर नहीं हो सकते, जिसे लोग स्वाभाविक रूप से प्यार करना और संवारना चाहते हैं। क्या आपने लोगों को डराने की कोशिश न करने पर विचार किया है? कैरा ने पूछा। इस पर विचार किया, विचार को अस्वीकार कर दिया। राय ने पुष्टि की। काल ने उनकी बातचीत और जिस तरह से उन्होंने हॉक के निर्णय को स्वीकार किया कि मानव बनने की कोशिश करना अतिरंजित था, उस पर हंसी।
लेकिन अब वह जानता था कि यह कैसे करना है, इसलिए यदि वह ऐसी जगहों पर बाहर आना चाहता था जहां उसका प्राकृतिक शरीर फिट होने के लिए बहुत बड़ा था, तो वह ऐसा करने में सक्षम होगा। अगर वे घर के अंदर लड़ रहे होते तो उन्हें जबरन किनारे नहीं किया जाता, हालांकि वह किसी भी तरह अपने स्थान पर ही रहता और वहां से बाहर निकल जाता। ये तथ्य कि वे अपने स्थान पर रहते हुए कौशल का उपयोग कर सकते थे, जानवरों के लिए अंतिम लाभ था। अगर वे बातचीत नहीं करना चाहते थे तो उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी, और कोई भी उन्हें वहां परेशान नहीं कर सकता था। हालांकि वह रात की निगरानी के लिए बाहर आई थी। अगर कोई खोया हुआ राक्षस या आवारा था तो वह चाहती थी कि जब वह उन्हें खोजे तो वह पहले से ही उस क्षेत्र में हो। यह उन्हें खोजने और उन्हें खाने के बीच की प्रक्रिया में लगभग 1 सेकंड बचा सकता था। वह काल के समूह से एकमात्र व्यक्ति थी जो उस रात निगरानी कर रही थी, बाकी काम स्पेलब्लेड द्वारा किया जा रहा था। भोर की पहली किरण राय के लिए बिस्तर पर जाने का संकेत थी और हॉक के लिए स्काउटिंग शुरू करने का संकेत। वह अब रात में ऐसा कर सकता था क्योंकि उसके विकास के साथ उसकी दृष्टि बदल गई थी और उसे अब रात में देखने में कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब रे की शिकार करने की बारी थी और वह परिवार में कलह नहीं फैलाना चाहता था। व्यापारी आ रहे हैं, उन्होंने बहुत जल्दी चलना शुरू कर दिया होगा। दक्षिण से हॉक ने उड़ान भरने के कुछ समय बाद ही उन्हें सूचित कर दिया। यह अपेक्षित दिशा नहीं थी क्योंकि सड़क उस क्षेत्र से होकर जाती थी जो उस दिशा में स्पॉन से प्रभावित था। लेकिन अगर वे उस रास्ते से आए होते तो उन्हें स्थिति के बारे में अतिरिक्त जानकारी होनी चाहिए थी। शायद ये ज़्यादातर साफ हो गया था और उन्हें खतरों से बचने के लिए पूर्व की ओर नहीं जाना पड़ता। आगंतुकों के लिए तैयार रहें, वे दक्षिण से आ रहे हैं, खतरे के क्षेत्र से बाहर, इसलिए वे खराब स्थिति में हो सकते हैं। काल ने स्पेलब्लेड को चेतावनी दी। समूह सड़क पर जॉगिंग कर रहा था और काल ने देखा कि उनके पास एक वैगन भी नहीं था। उनके पास आपूर्ति से भरे बड़े बैकपैक थे, लेकिन पैक ऐसे लग रहे थे जैसे उन्हें जल्दबाजी में इकट्ठा किया गया था, और उस तरह का पैक नहीं जिसे कोई लंबी यात्रा के लिए चुनता है। काल सड़क के किनारे बाहर निकल आया और जब वे नजर आए तो अभिवादन में हाथ उठाया। उम्मीद है कि वे कुछ जवाब देने के लिए रुकेंगे। समूह पूरी तरह से ट्रोल से बना था, पतली नीली चमड़ी वाली किस्म, और उनके साथ एक रॉयल रैंक का जादूगर था। काल को महसूस हो रहा था कि उस पर तात्विक जादू छाया हुआ है, ओजोन की खुशबू की तरह, लेकिन असली गंध नहीं। शामन काल के सामने रुका और थोड़ा झुका, पैक के साथ दौड़ने से जोर से हाँफ रहा था। मुझे लगता है कि यहाँ से दक्षिण की ओर जाने वाली सड़क सुरक्षित नहीं है। हम पश्चिम से आ रहे थे और परेशानी से बचने के लिए हमें उत्तर की ओर मुड़ना पड़ा। काल ने उसका अभिवादन किया। तुम सही कह रहे हो, हमने सब कुछ खो दिया सिवाय जो हम ले जा सकते थे, साथ ही हमारे 2 लोग भी। दक्षिण की ओर साइक्लोप्स और विशाल सुअरों का किसी तरह का आक्रमण है। सेना उनसे निपटने के लिए बाहर है, लेकिन वे इतने अधिक हैं कि उन्हें बहुत समय लग जाएगा। क्या यहाँ से पश्चिम की ओर जाना सुरक्षित है? उसने उत्तर दिया। हाँ, तुम यहाँ से पश्चिम की ओर जमीन के रास्ते जा सकते हो, बस दक्षिण की ओर ज्यादा मत जाओ, नहीं तो तुम फिर से मुसीबत में पड़ जाओगे। ये बेथॉक किले तक जाती है। ट्रोल ने गाली दी। तो मिडफोर्ड के शहर के बाजार दुर्गम हैं। काल ने भौहें सिकोड़ी। मिडफोर्ड शहर को लूट लिया गया था। मुझे नहीं पता कि क्या बचा है, लेकिन पूरा शहर पुनर्निर्माण के दौर से गुजर रहा है, और मुझे ओवरलॉर्ड लीफा ने बताया कि परिषद के 2 सदस्य इसकी देखरेख कर रहे हैं। समस्या यह है कि यहाँ से लेकर वहाँ तक सब कुछ आक्रमण कर दिया गया था। जो कुछ बचा है उससे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन किले से आगे निकलने तक पश्चिम की ओर जाना और फिर वहाँ व्यापार करना चाहते हैं तो दक्षिण की ओर मुड़ना ज़्यादा सुरक्षित होगा। ट्रोल ने आह भरी और अपने साथियों के फटे पुराने समूह को देखा। उनके सारे कपड़े फटे हुए थे और उनके हथियार भीषण लड़ाई में टूट गए थे। आखिरी चीज जो वे चाहते थे वह थी एक और लड़ाई। अगर वे ट्रोल नहीं होते और सुअरों और दिग्गजों द्वारा उन पर लगाए गए घावों से उबरने में सक्षम नहीं होते तो वे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते। मुझे नहीं लगता कि आपके पास बिक्री के लिए कोई कपड़ा है। हम किले के दरवाजे से उस तरह नहीं निकल सकते जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। काल ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, मेरे पास थोड़ा कपड़ा है, इसे सौभाग्य की आशा में उपहार समझो। उनके पास अभी भी वह खुरदुरा कैनवास था जो वैगन के लिए कवर था, और यह कम से कम प्रत्येक ट्रोल के लिए एक बुनियादी टोगा बनाने के लिए पर्याप्त होगा जिसे वे अपनी तलवार की बैल से बंद कर सकते थे। जब वह सादा ग्रे कपड़ा सौंप रहा था तो स्पेलब्लेड में से एक हाथ में कपड़ा लेकर आया। यहाँ, ये भी ले लो। क्लान मैककॉली टार्टन में एक साधारण किल्ट सभी पर अच्छा लगता है और ट्रोल आमतौर पर शर्टलेस रहते हैं। उसने पेशकश की। ट्रोल शमन काल की ओर मुड़ा। उसने क्या कहा, मैं उसका उच्चारण बिल्कुल नहीं समझ सकता। काल ने ठहाका लगाया। वह तुम्हें अपने कबीले के सिग्नेचर टार्टन का एक बोल्ट दे रहा है ताकि तुम प्रस्तुत करने योग्य दिख, और मेरे पास जो खुरदुरा कैनवास है उसमें भिखारियों की तरह न दिख। ट्रोल मुस्कुराया और भ्रमित आदमी के कंधे पर थपथपाया। धन्यवाद, हम आपके कबीले के रंगों में शानदार दिखेंगे। मेरे लोग इसे गर्व के साथ पहनेंगे।
ट्रोल्स एक तरफ हट गए ताकि वे अपने फटे पुराने कपड़ों को बदलकर मोटे तौर पर कटे हुए कैनवास ट्यूनिक्स वाले किल्ट में बदल सकें। मुझे लगा कि मेरा उच्चारण समझना काफ़ी आसान है। स्पेलब्लेड ने फुसफुसाया, यह मेरे लिए है, लेकिन जाहिर तौर पर ट्रोल्स के लिए नहीं है जो स्थानीय कॉमन लहजे के आदी हैं। हालांकि वे टार्टन पाकर खुश हैं। क्या कोई कारण है कि आपके पास इतना सारा टार्टन था? जादूगर ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। मेरे पास इसे बनाने के लिए एक मंत्र है। मैं हमेशा एक स्थानिक भंडारण बैग में इसका एक बोल्ट रखता हूँ, बस मामले के लिए। जब हम सड़क पर होंगे तो मैं एक और बना लूँगा। चलते समय आपको लोड से बात करनी चाहिए। उसे कपड़ा बनाने के मंत्र में वाकई दिलचस्पी होगी जो फैंसी कपड़ा बना सकता है। या शायद दाना, क्योंकि वह भी एक जादूगर है, काल ने सुझाव दिया। जादूगर ने अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि यह कबीले का रहस्य है। हमें इसे बाहरी लोगों को सिखाने की अनुमति नहीं है। मैंने बड़ों को पूरे स्पेलब्लेड कबीले को सिखाने के लिए मनाने की कोशिश की है, क्योंकि मेरे परिवार की कई पीढ़ियां वहां रहती हैं, लेकिन यह मंत्र केवल मेरे परिवार के पैटर्न को बनाता है, और उन्होंने कहा कि यह उचित नहीं है। काल ने कंधे उचका दिए। फिर भी, अगर आप अपना मन बदलते हैं तो उनमें से किसी एक को बताएं। वे अन्य पैटर्न बनाने के लिए मंत्र को संशोधित करने में सक्षम हो सकते हैं। अध्याय 557 यात्रा साथी ट्रॉलिश व्यापारी पश्चिम की ओर मुड़ गए और जैसे ही वे फिर से प्रस्तुत होने योग्य हो गए, वे चले गए। वे जल्दबाजी नहीं कर रहे थे, लेकिन वे किसी और चीज़ के उन्हें खोजने का इंतजार नहीं कर रहे थे। इससे स्पेलब्लेड कबीले के लिए आसपास का क्षेत्र साफ हो गया और वे अपना सामान पैक करके घास के मैदानों से होते हुए पूर्व की ओर जाने की तैयारी करने लगे। सबसे पहले उन्हें दक्षिण की ओर आने वाले समूहों को चेतावनी देने की जरूरत थी कि आगे खतरा है, ताकि वे बिना तैयारी के घटना में न फंस जाएं। काल ने जब एक समूह को आते देखा तो वह दौड़कर वहां पहुंचा, जिससे उन्हें अपनी टीम तक पहुंचने से पहले धीमा होने का पर्याप्त समय मिल गया। यहां से दक्षिण की ओर एक घटना हुई है। साइक्लोप्स और विशाल सुअर उग्र रूप से भाग रहे हैं और सेना उन्हें खत्म करने की कोशिश कर रही है। आज सुबह हम एक ट्रॉलिश व्यापारी समूह के अवशेषों से मिले और उन्होंने अपनी आधी टीम सहित सब कुछ खो दिया। मैं आपको सड़क पर आगे जाने की सलाह नहीं दूंगा। मेरे लोग इसके बजाय पूर्व की ओर जा रहे हैं, काल ने मुख्य चालक को चेतावनी दी। क्या आप जानते हैं कि यह कितनी दूर पूर्व की ओर जाता है? चालक ने पूछा। काल ने अपना सिर हिलाया। ये किले तक पश्चिम की ओर जाता है, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता कि यह कितनी दूर पूर्व या दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है, उसे कल पता था, लेकिन अब तक यह आंशिक रूप से साफ हो गया होगा। ठीक है, हम दिन भर यहीं प्रतीक्षा करेंगे। जब हम किसी को समाचार के साथ उत्तर की ओर आते देखेंगे तो हम जान जाएंगे कि हम फिर से आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। चेतावनी के लिए धन्यवाद, यात्री। काल ने सिर हिलाया। मैंने भी अपनी गाड़ी खो दी। जब जायंट्स दिखाई दिए तब मैं इसके पश्चिमी छोर पर था। वहां सुरक्षित रहो। व्यापारी गाड़ी चालक ने सिर हिलाया और फिर काल के अपने समूह में वापस आने पर अपनी टीम को आगे आने का इशारा किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बाकी लोगों को अब खतरे के बारे में पता है, इसलिए हम उन्हें किसी और को बताने दे सकते हैं जो हमारे साथ आता है, उन्होंने समझाया। स्पेलब्लेड्स थोड़े ईर्ष्यालु लग रहे थे क्योंकि राय ने काल और ओफेलिया को सवार के रूप में लेने के लिए अपने गोलेम को बुलाया, जबकि हॉक ने दिन के लिए दाना को लेने के लिए उतरा। उसकी लपटें इस रूप में गर्म नहीं बल्कि अलौकिक थीं और राय ने सिर्फ इसी उद्देश्य के लिए एक काठी बनाई थी। दूसरी ओर दाना को योजनाओं में बदलाव के बारे में सूचित नहीं किया गया था। रुको, क्या मुझे हॉक पर सवारी करने की उम्मीद है? उसने पूछा जब उसने उसकी झिझक को खत्म करने के लिए उसे सिर से मारा। यही योजना है। आपके पास दूर से हमला करने का कौशल है, वह टीम में सबसे लंबी दूरी से हमला करने वाला है, इसलिए आप अच्छी जोड़ी हैं। इसके अलावा राय ने अभी अभी उसके लिए एक नया फैंसी काठी बनाया है और उसे अभी तक इसे आजमाने का मौका नहीं मिला है। काल ने सहमति जताई। और यह आप क्यों नहीं हैं जिन्हें गिरने से नुकसान होने की संभावना नहीं है, जो इस सिद्धांत का परीक्षण कर रहे हैं? क्योंकि जाहिर तौर पर मैं एक ग्राउंड अटैकर हूँ। मैं यहाँ नियम नहीं बनाता, मैं बस उनका पालन करता हूँ। क्या आपको मदद की ज़रूरत है? दाना ने निराशा में अपना सिर हिलाया और हॉक की गर्दन की ऊंचाई तक कदम बढ़ाने के लिए एक मूवमेंट स्किल का इस्तेमाल किया, फिर काठी में बैठ गई और खुद को हॉर्नेस में बांधना शुरू कर दिया। ये काफ़ी सहज था और यह उसकी कमर और जांघों के साथ साथ उसके कंधों पर भी बंधा था, ताकि वह अपने ऊपरी शरीर को स्वतंत्र रूप से हिला सके, लेकिन बहुत आगे पीछे उछाले जाने की चिंता न करे। ठीक है, मैं हॉर्नेस को स्वीकार करता हूँ। ये ठोस है और राय के रेशम से बना है। मुझे इसके टूटने की चिंता नहीं करनी है। जैसे ही उसने खुद को बांधना समाप्त किया, हॉक ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और इतनी गति से हवा में उछला कि दाना उसकी पीठ के खिलाफ मुड़ गया। मुझे अगली बार उसे चेतावनी देने की ज़रूरत है। जब वह इस तरह से पीछे की ओर जाता है तो यह आरामदायक नहीं होता है। हॉक ने नोट किया क्योंकि उसने घोस्ट फायर बॉडी का उपयोग करके उसे हवा से बचाने के लिए ढाल बनाई।
याद रखें, वह आपकी या मेरी तरह मजबूत नहीं है। उसका शरीर उस तरह की तेज चाल के लिए नहीं बना है, आपको उसे अपनी पकड़ बनाने के लिए समय देना होगा। अगले कुछ मिनटों में नई जोड़ी एक दूसरे की आदी हो गई और दाना के कथन ने हॉक को यह बता दिया कि वह क्या सहन करने में सक्षम है। दाना को उड़ने की आदत होने के कारण उसे गोता लगाते, घूमते और एक तरफ से दूसरी तरफ झपट्टा मारते देखना टेसा को लगातार हंसा रहा था। ओफेलिया बस खुश दिख रही थी कि यह वह नहीं थी। मकड़ी के गोले पर सवारी करना सहज और आरामदायक था, लगभग सोफे पर सवारी करने जैसा। अगर उसके नीचे एक उचित कुशन होता तो यह वास्तव में अच्छा होता। गति आरामदायक थी, थोर के लिए बस एक तेज चाल। भले ही स्पेलब्लेड अंधेरा होने से पहले जमीन को कवर करने की पूरी कोशिश कर रहे थे और उन्हें फिर से रुकना पड़ा। उस रात उन्हें खुले घास के मैदानों में पाया गया, जो अब ज्यादातर निर्जन थे क्योंकि हॉक की उपस्थिति ने छोटे जानवरों और एक खानाबदोश जनजाति को डरा दिया था जिसमें केवल 6 लोग थे। उन्होंने पक्षी को हवा में देखा था और बस दिशा बदल ली थी ताकि वह उस क्षेत्र में न आ जाए जिसे वह अपना क्षेत्र मान सकता था। अगली सुबह दाना दिन के लिए अपने परिवहन पर सवार होने के लिए उतनी अनिच्छुक नहीं थी और समूह भोर में ही चल पड़ा। रात के लिए उनका लक्ष्य नदी तक पहुंचना था। वे या तो दक्षिण पूर्व की ओर राजधानी तक जा सकते थे या वे सड़क तक उसका अनुसरण कर सकते थे, फिर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ सकते थे जब तक कि वे व्यापारिक मार्ग पर न पहुंच जाएं जो बीस्टिकिन राष्ट्र की ओर जाता था। यह उन्हें भूले हुए मंदिर में उनके गंतव्य के करीब ले जाएगा। नदी के किनारे सड़क तक पहुंचने में 2 से 3 दिन और लगने चाहिए, फिर मंदिर तक पहुंचने में संभवतः 10 दिन और लगेंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि जंगल में कितनी धीमी गति से चलना था। काल को इस बात की बहुत उम्मीद नहीं थी कि स्पेलब्लेड घने पेड़ों या दलदलों में पहुंचने के बाद कितनी गति से चलने वाले थे, लेकिन अपने जादू से वे नर्म इलाके में भी उतने ही अच्छे हो सकते थे जितने थोर थे। हालांकि काल बहुत आगे की सोच रहा था। उनके और सीमा के बीच ज्यादा कुछ नहीं था सिवाय घास के मैदानों, दलदल और एक शहर के जिसे वे रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करते थे। लेकिन इतनी दूर तक पहुंचना उतना आसान नहीं था जितना उसने उम्मीद की थी। अध्याय 558 पुनर्जीवित खंडहर। न्यूबॉर्न की भूमि में सब कुछ ठीक नहीं होने के पहले संकेत भोर से ठीक पहले आए, जब राय ने एक द्वार खुला देखा लेकिन कोई भी अंदर नहीं आया। इसके बजाय दूसरी तरफ जादू के संकेत थे और फिर क्षेत्र में जादू अस्थिर होने लगा। काल, उठो, कुछ हो रहा है। उसने अपनी आंखें खोली और राय का ध्यान जिस दिशा में केंद्रित था उस दिशा में देखा। जादू अभी भी चल रहा था और यह क्षेत्र में ऊर्जा के साथ कुछ कर रहा था। काल पहले तो यह नहीं बता सका कि क्या हुआ, लेकिन फिर जमीन के नीचे कुछ हिलने लगा और जमीन खुद चमकने लगी। काल को लगा कि स्पेलब्लेड में से एक ये देखने के लिए आ रहा है कि उसका ध्यान किस ओर आकर्षित हुआ है, इसलिए उसने दूर की ओर इशारा करते हुए चुप रहने का इशारा किया। मुझे लगता है कि वहाँ एक प्राचीन खंडहर है और कोई इसे सक्रिय करने के लिए जादू कर रहा है। जब उन्होंने इसे खोला तो राय ने पोर्टल को देखा और मैं उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे जादू को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका लक्ष्य क्या है जब तक कि वे खजाने की खोज करने वाले प्राचीन कलाकृति की तलाश में न हों। काल ने फुसफुसाया। स्पेलब्लेड ने सिर हिलाया। ऐसा हो सकता है। हम घर पर संप्रदाय परिसर से भी यही काम करते हैं। हमारे पास एक पोर्टल सरणी है और हम या तो टीमों को भेजते हैं या हम ज्ञात और संभावित अवसरों की जांच करते हैं। दृष्टा यह नहीं बता सकते कि विसंगति या परीक्षण कब दिखाई देगा जब तक कि कोई इसे नहीं खोज लेता। इसलिए हम ऐतिहासिक संदर्भों का उपयोग करके खोज करते हैं। आमतौर पर हम गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र के भीतर की चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि वे हैं जो प्रत्यक्ष खतरा या सुलभ अवसर हो सकते हैं। लेकिन कोई वास्तविक कारण नहीं है कि आप अन्य राष्ट्रों के ऐतिहासिक स्थलों पर ध्यान केंद्रित न कर सकें। यदि कोई ऐसा कर रहा है तो क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। हालांकि ये केवल एक जादू है। यदि वे किसी खंडहर के साथ कुछ कर रहे हैं तो ये पूरी तरह से अलग मामला है। उन्होंने एक प्राचीन अवशेष को सक्रिय किया हो सकता है। आमतौर पर हम ऐसा नहीं करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनमें से बहुत से अस्थिर हैं और विस्फोट कर सकते हैं या अन्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। यहाँ तक कि विसंगतियाँ भी कुछ हल्के प्रभाव हैं क्योंकि वे आमतौर पर केवल 1 या 2 दिन तक चलती हैं। किंवदंती कहती है कि पुरानी राजधानी हिटेक्लैंड, यहाँ से पूर्व में एक मानव राष्ट्र, पूरी तरह से नष्ट हो गया जब किसी ने गलती से उन खंडहरों को सक्रिय कर दिया जिन पर यह बना था। कुछ ही सेकंड में 10 लाख लोग मारे गए। काल ने भौहें सिकोड़ी। ठीक है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं उससे ऐसा कुछ न हो। हम अभी भी इतनी दूर हैं कि अगर यह एक शहर को भी नष्ट कर दे तो भी हम सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा मैं बचाव के लिए पत्थर की दीवारें बना सकता हूँ। दीवार के बाहर एक बम बहुत कम डरावना है। स्पेलब्लेड ने सिर हिलाया। उस दीवार के बारे में? आपको इसे बनाने के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। दूरी में शक्ति वास्तव में अस्थिर लगती है। राय, क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगी? चलो कैंप के चारों ओर एक उचित दीवार बनाते हैं ताकि अगर वह चीज़ फट जाए तो उसे बचाया जा सके। मैं इस पर हूँ।
फिर हॉक इसे अपने घोस्ट फायर बैरियर में कवर कर सकता है, इससे बाकी नुकसान रुक जाना चाहिए। ये सबसे खराब संभव उत्तर निकला। जबकि वे जल्दी से अवरोध बनाने में कामयाब हो गए, कौशल को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति दूरी में जो कुछ भी हो रहा था उसके साथ प्रतिध्वनित हो रही थी और बीच में सब कुछ हिलने लगा था। पेड़ गिर रहे थे, जमीन कांप रही थी और पोर्टल शक्ति के उछाल के साथ बंद हो गया, जिसके बारे में काल को यकीन था कि दूसरी तरफ कास्टर अपने अवरोधों को खड़ा कर रहा था। क्या हो रहा है? हम पत्थर के महल में क्यों फंस गए हैं? राजकुमार कॉबिन ने उठते ही पुकारा। किसी ने दूरी में एक पोर्टल खोला और वे कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे जमीन चमक रही थी। यह एक प्राचीन अवशेष या परीक्षण हो सकता है। मैं नहीं चाहता था कि अगर जमीन फट जाए तो कैंप पर सीधा हमला हो, न कि सिर्फ हिलने से, काल ने समझाया। अब ये सिर्फ हिलने से ज्यादा कुछ कर रहा था। जमीन से कुछ निकल रहा था, एक साधारण पत्थर की संरचना जो काल के दृष्टिकोण से शहर के खंडहर की तरह दिख रही थी। हॉक अभी बाहर जाकर इसका निरीक्षण करने की इच्छा का विरोध कर रहा था। जब तक मैना स्थिर नहीं हो जाता और उसे उड़ाए जाने का जोखिम नहीं होता, तब तक बस इंतजार करना और कैंप के चारों ओर अपना अवरोध बनाए रखना सुरक्षित था। काल देख सकता था कि वहां टूटी हुई ग्रेनाइट की दीवारें, बर्बाद इमारतें और उठे हुए शहर के बीच में एक हल्का चमकता हुआ बैंगनी गोला था। क्या ये सिर्फ मुझे ही दिख रहा है या किसी और को भी यह ट्रायल इंस्टेंस प्रवेश द्वार जैसा लग रहा है? काल ने पूछा। हम में से कोई भी दीवारों के पार कुछ नहीं देख सकता, लोट्स ने उसे याद दिलाया। काल ने कंधे उचका दिए। तुम कुछ नहीं देख सकते क्योंकि ओफेलिया तुम्हारे सामने खड़ी है, लेकिन मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं राय से रिले के साथ धोखा कर रहा हूँ। वहाँ एक खंडहर शहर है जो अभी अभी जमीन से उभरा है और बीच में एक चमकती हुई चीज़ है जो शायद परीक्षण के लिए प्रवेश द्वार हो सकती है। अब किसी ने इसे ट्रिगर किया है, इसलिए अगर उन्हें पता चलता है कि हम यहाँ हैं तो ये गड़बड़ हो सकता है। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि अगर ऐसा है तो हमें उनसे इंस्टेंस चुराने के बारे में वोट करना चाहिए या नहीं। कॉबिन ने आह भरी। तुम पागल हो। हालांकि तुम गलत नहीं हो। जो कोई भी हमें क्षेत्र में देखता है वह हमें मारने की कोशिश कर सकता है। इंस्टेंस के बाहर रहने की तुलना में अंदर रहना अधिक सुरक्षित हो सकता है। उसके बाकी कबीले ने उसके निर्णय पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ने की तैयारी की और काल की टीम ने थोर और गोलेम्स के आने का इंतजार किया ताकि वे उन्हें यात्रा के लिए तैयार कर सकें। शहर सचमुच इस दीवार के ठीक बाहर से शुरू होता है। यह इंस्टेंस से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर है। हम पहरेदारों की पूरी टोली के साथ पैदल ही आगे बढ़ेंगे तो बेहतर होगा, काल ने समझाया। वह जमीन को और भी ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि हो सकता है कि वहां अंधेरे में छिपे खजाने हों। वहां इतना जादू था कि राय और अन्य यह नहीं बता सकते थे कि खजाने पीछे छूट गए हैं या नहीं, और इसका मतलब था कि उन्हें मैन्युअल रूप से खोजना होगा। स्पेलब्लेड्स का भी यही विचार था, क्योंकि जिस क्षण काल और हॉक ने सुरक्षा बलों को हटाया वे फैल गए, खंडहरों के बीच से यात्रा करने के लिए एक चौड़ी लाइन बनाते हुए, नेता का अनुसरण करने के बजाय उस रास्ते पर जिसके बारे में उन्हें पता था कि कोई जाल नहीं है। अध्याय 559। ये क्या है? राय ने फिर भी अपने गोलेम को बुलाया और काल ने लामिया बॉडीगार्ड्स को समूह में शामिल कर लिया, लेकिन दाना ने अपने गोलेम को रिजर्व में छोड़ दिया। राय के विपरीत उसे अपने गोलेम से बहुत अधिक परिस्थितिजन्य जानकारी नहीं मिली, केवल एक अस्पष्ट समझ थी कि वे कहाँ थे और उनके आसपास क्या हुआ था। उनका उपयोग खंडहरों में खजाने की खोज के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन वे गलती से हो सकते थे उन्हें नर्म मिट्टी में दबा दें। बर्बाद शहर का अधिकांश हिस्सा अभी भी समृद्ध काली ऊपरी मिट्टी और उस पर उगी लंबी घास से ढका हुआ था, लेकिन जिस जादू ने इसे ऊपर उठाया था वह धीरे धीरे अतिरिक्त घास को खत्म कर रहा था। वास्तुकला सरल थी। समय के साथ ढह गई फील्डस्टोन की दीवारें और छोटे घरों के अवशेषों के बगल में छोटे गोल नदी के पत्थरों के ढेर थे। कई एक कमरे की इमारतें लगती थीं, लेकिन इंडोर प्लम्बिंग के संकेत थे, इसलिए वे पूरी तरह से आदिम नहीं थे, बस छोटे घर थे। क्या आपको लगता है कि ये शहर की झुग्गियां थीं? सभी छोटे घर, और मुझे कोनों में ढेर सारी लकड़ी दिखाई देती है, लेकिन जलाऊ लकड़ी के लिए नहीं तोड़ी गई। मुझे लगता है कि उनमें चारपाई थी, इसलिए यह एक सैन्य बैरक भी हो सकता है। स्पेलब्लेड में से एक ने चुपचाप नोट किया। गुणवत्ता अच्छी है, पत्थर के फर्श के साथ फील्डस्टोन। बैरक या संभवतः यात्री छात्रावास समझ में आता है। कॉबिन ने सहमति व्यक्त की। इससे काल को इतिहास की किताब में पढ़ी गई कोई बात याद आ गई। प्राचीन काल में, जब यह व्यवस्था पूरी तरह सक्रिय थी, तब अधिकांश शहर कालकोठरी के प्रवेश द्वार के आसपास बनाए गए थे। क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए तथा आने वाले यात्रियों और साहसी लोगों के लिए भोजन और आपूर्ति की जाती थी। कालकोठरी से संसाधनों की कटाई के लिए एक पूरा उद्योग था, लेकिन इसके लिए योद्धाओं के कुशल और शक्तिशाली समूहों की आवश्यकता थी। लेकिन अधिकांश कालकोठरी 5 या 10 लोगों के समूहों के लिए थीं। इसलिए ये छोटे घर उनके लिए निजी होटल जैसे कुछ हो सकते थे, जिन्हें पूरे समूह के रहने के लिए किराए पर लिया जाता था, लेकिन आजीवन या संभवतः दीर्घकालिक निवास नहीं। इस तरह की जगह पर झुग्गियां खाली दिखाई देती थीं,
क्योंकि वे कैनवास के तंबू या टिन की छत वाली झोपड़ियां होती थीं। साथ ही यदि निवासियों को खाली करना पड़ता तो आमतौर पर उनमें से बहुत कुछ नहीं बचता था। जिस जादू ने खंडहरों को जमीन से ऊपर उठाया था वह अभी भी बहुत अधिक पता लगाने के लिए बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि रेमी के लिए भी, जो एक जादूगर के रूप में मन प्रवाह के प्रति बहुत अच्छी तरह से अभ्यस्त था। लेकिन लामिया के अंगरक्षकों को मिट्टी में कुछ खजाने मिले जो चांदी की जंजीरें निकलीं जिनमें अद्कीमती पत्थर लगे थे। उन्होंने उन्हें सीधे रेमी को सौंप दिया, हालांकि यह टेसा ही थी जो जादुई वस्तुओं को ठीक से पहचानना जानती थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि रेमी भी ऐसा कर सकती थी, हालांकि उसी तरह नहीं। उसने अभी अभी सिस्टम का उपयोग करके उन चीज़ों को छांटना सीखा था जिनमें कुछ हद तक सामंजस्य था। निरीक्षण करें, काल ने उसे सोचते हुए सुना। जंग जंग ओह चमकदार फायरबॉल का हार क्षतिग्रस्त चार्ज 0/50। हॉक, मैंने तुम्हारे लिए एक उपहार लाया है। हॉक हंसा जब उसने देखा कि यह क्या था। बस इसे मेरे स्थान पर रख दो और मैं देखूंगा कि क्या मैं इसे बाद में टूटने से बचा सकता हूँ। उनमें से कोई भी वास्तव में हार को ठीक करना नहीं जानता था, लेकिन ये कुछ स्पष्ट हो सकता है, जैसे कि एक टूटा हुआ पत्थर या एक टूटी हुई कड़ी। वे लिंक को ठीक कर सकते थे और उनके पास दिग्गजों से बहुत सारे छोटे पत्थर थे। दिग्गजों की जेबों में हमेशा पत्थर होते थे और जानवरों को उन्हें इकट्ठा करना बहुत पसंद था। काल ने उन्हें अब और नहीं देखा, उन्हें जानवरों द्वारा बस पहचाने जाने के तुरंत बाद चुरा लिया गया। लाइन के साथ स्पेलब्लेड में से एक को एक सादी धातु की अंगूठी मिली और दूसरे को एक टूटा हुआ ताबीज मिला। खोजने के लिए बहुत अधिक मूल्य नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि इस बर्बाद शहर के केंद्र में जो कुछ भी था वह शक्तिशाली था। मैं उस चीज़ को देख सकता हूँ। यह एक बैंगनी रंग का गोला है जो चमक रहा है और हवा में तैर रहा है। ये पोर्टल जैसा नहीं दिखता है, हॉक ने नोट किया। जैसे ही वे कोने पर पहुंचे, हर कोई उस गोले और उस प्लेटफॉर्म को देख सकता था जिस पर वह तैर रहा था। हालांकि उस तक पहुंचने के लिए कोई सीढ़ियां नहीं थीं। शायद यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे छूने के लिए बनाया गया था, जैसे कि एक इंस्टेंस एंट्रेंस। लेकिन न तो काल और न ही वहां मौजूद कोई और जानता था कि यह और क्या हो सकता है। प्रिंस कॉबिन ने अपनी टीम को इशारा किया। जब तक हम यह नहीं जान लेते कि यह क्या है, तब तक सभी लोग उस वस्तु से दूर रहें। मुझे आगे जाकर इसकी जांच करने के लिए एक स्वयंसेवक की आवश्यकता है। काल ने सिर हिलाया और उसके कंधे पर थपथपाया। आप जानते हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन अगर आप अपने लोगों में से किसी को भी भेजना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। कॉबिन ने एक जिज्ञासु भाव से भान उठाए, काल के निर्णय पर सवाल उठाते हुए। क्या आप निश्चित हैं? अगर मूर्खतापूर्ण काम करने हैं तो वह मेरा काम है। मेरे पास सबसे अच्छी सुरक्षा है और मौजूद किसी भी व्यक्ति की तुलना में बचने की सबसे अधिक संभावना है। वास्तव में मैं उन कई हमलों के लिए अजेय हूं जो दूसरों को अपंग कर सकते हैं। तो मैं जा रहा हूं। काल के बोलने के बाद दाना उसे घूर रही थी, लेकिन उसने एक बेहतरीन बात कही। अगर उन्हें आगे बढ़ने के लिए किसी वास्तविक व्यक्ति की जरूरत थी, न कि किसी बुलाए गए प्राणी की, तो वह सबसे अच्छा विकल्प था। अगला लेमिया अंगरक्षक या नागा योद्धा होगा, क्योंकि वे बुद्धिमान थे और समझा सकते थे कि क्या हो रहा है। काल ने उन्हें अपने साथ आने का इशारा किया, क्योंकि वे बाधाओं को साझा कर सकते थे। 3 परतें एक से बेहतर थीं, खासकर जब 3 बाधाओं में से 2 लेमिया से सम्राट रैंक ज्वलंत शरीर बाधाएं होंगी। स्पेलब्लेड कबीले के कमांडरों में से एक, काल के दृष्टिकोण से एक बूढ़ा आदमी, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वह समय से पहले ही अपने 40वें वर्ष में था और उसके बाल सफ़ेद हो गए थे। जब वह ओब की ओर बढ़ा तो उसके साथ शामिल हो गया। तीनों ने अपनी बाधाओं को स्पेलब्लेड तक भी बढ़ाया, जिससे सुरक्षा का एक स्तर बढ़ गया, क्योंकि वे सावधानी से बैंगनी ओब के नीचे प्लिंथ के पास पहुंचे। काल ने एक पल के लिए रूनों को देखा, फिर इशारा किया, स्पेलब्लेड को आगे आने के लिए कहा। यह शिलालेख कॉमन या किसी भी ऐसी भाषा में नहीं था जिसे काल पढ़ सकता था। ओह, मैं इसे पढ़ सकता हूँ। ये वह भाषा है जिसका उपयोग वे शमन पुस्तकों में करते हैं। देखते हैं, महान शक्ति उन लोगों की प्रतीक्षा करती है जो विश्व ड्रैगन की शक्ति को अपनाने का साहस करते हैं। उसे अपने दिल में ले लो और सच्ची शक्ति को जानने के लिए उसका आशीर्वाद प्राप्त करो। रेमी ने पढ़ा। लेकिन विश्व ड्रैगन मेरे दिल में है। क्या हम सभी देवताओं के वफादार अनुयायी नहीं हैं? वह जानवर और ड्रैगन दोनों देवताओं में है। काल ने उत्तर दिया, ये ध्यान दिए बिना कि उसके सिर के ऊपर उसकी एक धुंधली बैंगनी प्रति बन रही थी। अध्याय 560 बैंगनी ओब। जानवरों को भी इसे नोटिस करने में कुछ समय लगा, इसलिए पहली चेतावनी की कुछ गड़बड़ है उनके पीछे के समूह से आए। ऊपर देखो, ओफेलिया ने पुकारा, जबकि अन्य लोग स्तब्ध रह गए। इस स्थिति में क्या करना है ये सुनिश्चित नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि प्रेत एक अच्छी चीज हो सकती है। काल सोच रहा था कि क्या करना है जब अचानक उसके पीछे का जादूगर गायब हो गया। इससे सभी के होश उड़ गए, लेकिन काल ने उन्हें रोकने के लिए हाथ ऊपर उठाया। मुझे नहीं लगता कि वह घायल हुआ है। पत्थर पर विश्व ड्रैगन का एक शिलालेख है और मुझे लगता है कि यह सिस्टम से संबंधित हो सकता है।
उसने उन्हें चेतावनी दी। उसके सिर के ऊपर प्रेत अधिक ठोस होता जा रहा था, लेकिन उसे इससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ, जैसे कि यह सिर्फ एक भ्रम था और वास्तविक जादू प्रभाव नहीं था। फिर काल की दृष्टि में शब्द दिखाई देने लगे। सिस्टम सक्रिय, संगतता की जांच, योग्यता की जांच, पात्रता की जांच। पहला उन्नतीकरण परीक्षण पूरा हुआ। संगत कौशल का उन्नयन पाया गया। फिर काल की दृष्टि धुंधली हो गई और उसने अपने मन में राय को हंसते हुए सुना। अब तुम दोनों चले गए हो, लेकिन चिंता मत करो, मैं दूसरों को शांत कर रही हूं। उसने उसे एक मनोरंजक लहजे में सूचित किया। तुम दूसरों को शांत कर रहे हो? ओह, तुम कम विश्वास वाले हो। मेरे पास भी एक परिवर्तन खिलौना है और मैं हॉक की तुलना में इसमें बहुत बेहतर हूं। काल को रैमी के दृष्टिकोण से उसकी एक मानसिक झलक मिली, जो मोर्गाना चुड़ैल डॉक्टर की तरह देख रही थी, एक विस्तृत रूप से सजी हुई काली गौथिक पोशाक और लबादा चेहरे पर घूंघट और दस्ताने के साथ। सिवाय राय के, वह बड़ी दिखाई दी, क्योंकि मौजूद सभी इंसान काल की मानसिक छवि से छोटे थे, इससे पहले कि उसका ध्यान उसके सामने की दृष्टि पर वापस आ जाए। केवल ओफेलिया का वेबियर रूप, जो 2 मीटर से अधिक लंबा था, उससे लंबा था। उसके सामने काल की 10 प्रतियां खड़ी थीं, जिनमें से प्रत्येक ने थोड़े अलग कवच पहने हुए थे। कुछ हथियार ले जा रहे थे, कुछ नहीं, और एक कवच के ऊपर पादरी की पोशाक पहने हुए दिखाई दिया, जबकि एक अंक के साथ एक कर्मचारी को पकड़े हुए था। यह उसे थोड़ा सा ऑर्थोस कांस्य ड्रैगन की याद दिलाता था। क्लोनों के ऊपर एक तैरता हुआ संदेश दिखाई दिया और एक पत्थर का कमरा दिखाई दिया, इसलिए वे अब शून्य में तैरते हुए नहीं लग रहे थे। क्लास अपग्रेड विकल्प संदेश पढ़ा। काल ने पोशाक में एक की ओर रुख किया और सिस्टम ओवले को सक्रिय किया, जिसे वह आमतौर पर सिस्टम एक्सेस के बिना लोगों और प्राणियों के बारे में जानकारी की कमी के कारण अनदेखा करता था। बीस्ट क्लेरिक बीस्ट गॉड्स का एक शिष्य, उन्नत उत्थान और पवित्र जादू तक पहुंच प्राप्त करता है। ये बिल्कुल भी बुरा नहीं था, लेकिन काल के पास एक महत्वपूर्ण सवाल था। क्या मैं अपने पास पहले से मौजूद कौशल खो दूंगा अगर मैं बदल जाऊं? उसने शून्य से पूछा, जवाब की उम्मीद में। क्लास में बदलाव भविष्य की उन्नति के रास्तों को प्रभावित करते हैं। उम्मीद है, इसका जवाब नहीं होगा। काल ने ये देखने के लिए अन्य छवियों की जांच की कि वह क्या सीख सकता है। दिव्य शिकारी धनुष कौशल के साथ एक बोनस प्राप्त करता है। हमलों में पवित्र क्षति जोड़ता है। घोस्ट रेंजर धुआं और धुंध आधारित चुपके कौशल बनाने के लिए घोस्ट फायर का उपयोग करता है। सभी आश्चर्यजनक हमलों पर एक बोनस प्राप्त करता है। बीस्ट अवतार ज्ञात कौशल के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक स्पिरिट एनिमल के साथ विलय की अनुमति देता है। ये सभी रेंजर दिखने वाले विकल्प थे और उनमें से कोई भी काल को विशेष रूप से आकर्षक नहीं लगा। हालांकि वे सभी बीस्ट मास्टर क्लास के अपग्रेड होने वाले थे जो उसके पास पहले से था, इसलिए शायद उनके पास कुछ विशेष कौशल थे जो उन्हें इसके लायक बनाते। काल ने अपने सबसे नज़दीकी घोस्ट रेंजर क्लास की छवि की जांच की और पाया कि कौशल वृक्ष छिपा होने के बावजूद वह कम से कम क्लास के मुख्य कौशल देख सकता था। घोस्टफायर मिस्ट एक बादल में हल्के धुएं के रूप में दिखाई देता है, जो कास्ट से 10 मीटर की परिधि में फैला होता है। ये धुंध अन्य सभी घोस्टफायर कौशल को बढ़ाती है और कौशल ज्ञात होने के बाद इसे घोस्टफायर परगेट्री में परिवर्तित किया जा सकता है। घोस्ट बॉडी घोस्टफायर स्टेल्थ क्षमता, जो उपयोगकर्ता को घोस्टफायर मिस्ट के भीतर रहते हुए अमूर्त बनने की अनुमति देती है, ठोस वस्तुओं से गुजरती है जब तक कि उपयोगकर्ता का शरीर एक साथ दोनों तरफ से धुंध को छूता है। खैर, ये कौशल निश्चित रूप से काल की अपेक्षा से बेहतर थे, लेकिन उनमें से कोई भी वास्तव में उसकी शैली नहीं थी, और जब तक सम्राट को पता नहीं चला कि उसने गलती से लीफा को मुक्त कर दिया है, तब तक वे उसकी टीम की बहुत मदद नहीं कर पाए। अगर ऐसा था, तो एक अच्छा छिपने का स्थान और जेल से बाहर निकलने का रास्ता उसकी प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर होने वाला था। इन उन्नत कक्षाओं में एक थीम थी, काल ने देखा। वे सभी एक ऐसे कौशल से संबंधित प्रतीत होते थे जो उसे या उसकी टीम को पता था। बीस्ट क्लेरिक इटर्नल लाइटनिंग से होना चाहिए घोस्टफायर हॉक के लिए एक नया जन्मजात कौशल था, और जब उसने बीस्ट अवतार का निरीक्षण किया, जो एक स्पिरिट बीस्ट के साथ विलय कर सकता था, तो उसने पाया कि इसका एकमात्र प्रारंभिक कौशल बीस्ट स्पेस था, जो बीस्ट मास्टर की जानवरों को बांधने की क्षमता का मूल था। ये निश्चित रूप से काल के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड नहीं होगा, लेकिन टीम के सदस्यों में से किसी एक के साथ विलय करने की क्षमता हो सकती है। फिर स्किल ट्री में जो भी कौशल अभी भी बंद थे, वे थे। अगले कुछ भी उसी तरह थे। वह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा वह खोज रहा था। उनमें से कई वर्ग योद्धाओं, दुष्टों या जादूगरों के लिए थे जिन्हें जानवरों से लगाव था। अधिकतर वे उपयोगकर्ता को एक बोनस के साथ मूल बीस्ट स्पेस प्राप्त करने की अनुमति देते थे, जो किसी अन्य वर्ग के अनुकूल होता था। इससे उसके पास जांचने के लिए केवल 3 विकल्प बचे। पहला था बीस्ट शमन, जिसके बारे में काल को डर था कि ये दूसरों की तरह होने वाला था, लेकिन वास्तव में शमन मैजिक को किसी ऐसे व्यक्ति में जोड़ा गया जो पहले से ही बीस्ट मास्टर प्रकार के कौशल का उपयोग कर सकता था। वर्ग के मुख्य कौशल सरल थे। टोटेम बीस्ट शमन को टोटेम के उपचार, पुनर्जनन और भूकंप संस्करण बनाने की अनुमति देता है।
अधिकतम 2 टोटेम, प्रत्येक रैंक के साथ प्रभाव 2 गुना हो जाता है। मौसम नियंत्रण बीस्ट शमन निर्दिष्ट बिंदु के चारों ओर त्रिज्या में प्रति रैंक 10 मीटर तक थंडरस्टॉर्म, ब्लिज़र्ड या सैंडस्टॉर्म प्रभाव बना सकता है। यह एक अच्छा वर्ग था, लेकिन उसके पास पहले से ही एक रैमी था। दूसरा अंतिम वर्ग विकल्प बीस्ट नोबल था। उसका विवरण भी उतना ही सरल था। बीस्ट नोबल को मानसिक प्रभुत्व की क्षमता प्राप्त होती है, जिससे वह अपने रैंक के अंतर्गत आने वाले जानवरों को उनकी एकाग्रता की अवधि तक नियंत्रित कर सकता है। रैंक के अंतर के अनुसार 2 जानवर। यह उसे कमांडर रैंक के जानवरों को हमला करना बंद करने या अपनी टीम में शामिल होने का आदेश देने देता, जब तक कि वह कौशल पर ध्यान केंद्रित करता। यह उपयोगी हो सकता है, लेकिन यह एक घटिया धोखा देने वाली क्षमता की तरह लगता है। इसलिए काल ने अंतिम वर्ग विकल्प की ओर रुख किया, ये देखने के लिए कि क्या ऐसा कुछ है जो चुनने लायक हो सकता है। ये जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर था, ये स्पष्ट था। लेकिन अगर सभी विकल्प बेकार थे या बस उसके व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं थे, तो यह एक ऐसा अवसर हो सकता है जो तब आया जब वह इसे ठीक से समझने में असमर्थ था। विवरण में कहा गया था कि यह उसका आगे का रास्ता होगा, जिसका अर्थ है कि जो भी कौशल उसने बीस्ट मास्टर के कौशल वृक्ष से नहीं लिया था, वह अनुपलब्ध होगा। उसके पास लगभग सभी अच्छे कौशल थे, लेकिन अभी भी टियर 4 आक्रामक कौशल चुनने के लिए थे। अंतिम वर्ग विकल्प बीस्ट कमांडर था। वर्ग कौशल उसे एक अतिरिक्त जानवर को बांधने की अनुमति देता था, और जब कोई मारा जाता था या रिहा होता था तो नए जानवरों को बांध सकता था। सिद्धांत रूप में यह भी एक बुरा वर्ग नहीं था। एक लड़ाकू सैनिक के लिए यह एक अविश्वसनीय वर्ग होगा, क्योंकि वे युद्ध में लड़ाकू जानवरों को खो सकते हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन काल का किसी भी दोस्त, जानवर या अन्य को खोने का कोई इरादा नहीं था। हार मानकर काल अपने विकल्पों पर विचार करने के लिए बैठ गया। इन वर्गों में से किसी एक में कुछ ऐसा होना चाहिए जो उसे याद आ रहा था, कुछ ऐसा जो इसे लेने लायक बनाता।